नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीटी एग्जाम के लिए स्पेशली जो मॉक टेस्ट हमने शुरू किए थे उसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अब तक जितनी भी क्लास हो चुकी है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी प्ले लिस्ट बनी हुई है, या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीछे की सारी क्लासेस देख सकते हैं। सारी क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते हैं इस क्लास के अंदर हम इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे और अगर जहां जहां पे बना वो करंट अफेयर भी इसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। पिछली क्लास में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन लिखित है, तो आप सभी ने राइट आंसर किया था, चौथी अनुसूची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा की सीटों का आवंटन इसके अंदर दिया गया, राज्यसभा की कुल सीटें यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितनी, 245, और इस 245 में भी 233 जो है वो आपके राज्य से यानी स्टेट और प्लस में केंद्र शासित प्रदेश से आपके चुने जाते हैं, यानी इनका इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कितने बचे, 12, तो ये 12 जो है ना वो कौन करते हैं, इनको राष्ट्रपति इनका अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है इन 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर। इसका जो बना चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तीसरी अनुसूची पूछे तो जो विभिन्न पदाधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख किसके अंदर दिया गया है, तीसरी के अंदर। 10वीं अनुसूची किससे है, तो आप सभी जानते हैं दल बदल विरोधी कानून जो है उससे संबंधित है। और ये कब जोड़ा गया इसको, तो 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 के अंदर, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, भाषा से संबंधित रहेगा। अभी इसके अंदर कुल कितनी भाषाएं हैं तो कमेंट करके आप बता देना। अब देखो हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, अनुसूची के बारे में। तो अनुसूची जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, पहली बात तो वो देख लेना, क्योंकि मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में 8 पहले थी, 4 बाद में जोड़ेगी, टोटल हो गई अभी 12। तो 12 होगी, मतलब 8वीं तो आपकी होगी भाषा से। इसके बाद 9वीं पूछी जा सकती है, 10वीं हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, 11वीं और 12वीं, ठीक है। ये एक बार इनको ओवरव्यू ले लेना, देख लेना। 9वीं अनुसूची जो पहला ही संविधान संशोधन जो किया गया था 1951 के अंदर, इसके तहत जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित रहेगी 9वीं अनुसूची। 10वीं अभी हम बात कर चुके हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे, दल बदल से, दल विरोधी कानून। 11वीं जो है वो आपकी पंचायत से संबंधित है और इसको कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था। और 12वीं जो है वो किससे है, नगर निकाय, नगर पालिका से संबंधित है और इसको भी कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 जोड़ेगी। चारों कौन कौन से संविधान संशोधन से जोड़ेगी ये ध्यान रखना, और इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा की जाती है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया इसका उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय था उस समय पे डफरिन। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। डफरिन का कार्यकाल पूछे तो 1884 से 1888 के बीच में ये वायसराय रहा था भारत का। इसके बाद देखो बाकी यहाँ पर जो दिया गया चैम्स्फोर्ड, आप चैम्स्फोर्ड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि चैम्स्फोर्ड इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो चैम्स्फोर्ड आपका जो रहा था ये कब से, 1916 से लेकर 1921 के बीच में रहा था। और उस समय कौन सी घटना घटी थी, देखो उस समय रोलट एक्ट भी आया था, एक तो रोलट एक्ट आया था, आप सभी जानते हैं 1919 के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो किसके टाइम पे होता है, चैम्स्फोर्ड के टाइम पे होता है। उसके बाद करजन 1905 के अंदर, आप सभी जानते हैं काफी फेमस किसके लिए है, बंगाल विभाजन जो है उसके लिए जाना जाता है कि इसको, करजन को। उसके बाद बारी आती है लिनलिथगो, और लिनलिथगो जो रहा था ये कब से, 1936 से लेकर 1943 तक रहा था। और इस समय पे कौन सी घटना हुई थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है जो आपका शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय कौन था, लिनलिथगो था, ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ ही इस समय पे एक और कौन सी घटना घटी थी, 1939 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार जो चला था, सेकंड वर्ल्ड वार चला था 1939 से 1945 तक। तो जब स्टार्ट हुआ था उस समय कौन था, लिनलिथगो यहाँ पर रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था, जो कि मार्च 1942 में आया था, इस समय भी कौन था, सेम यही लिनलिथगो रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है जो आपको ध्यान रखने हैं। और कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उस समय कौन था, डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा।
नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट समितियों से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, कौन कौन से? सबसे पहली बात देखो, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है, इसके बारे में पूछा जाता है कि पहली बात ये अभी पीछे के एग्जाम में पूछा गया था, एचएस के एग्जाम में आया था लोक लेखा समिति। इसके अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और इसमें कितने होते हैं? तो 15 जो है वो होते हैं किससे? लोकसभा से, और 7 जो है किससे? राज्यसभा से सदस्य इसके अंदर रहेंगे। टोटल होते हैं 22 सदस्य, ठीक है। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता जो है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इसके बाद यंग हिल्टन आयोग जो रहेगा, तो यंग हिल्टन आयोग के तहत किसकी स्थापना होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना जो है वो की जाती है यंग हिल्टन आयोग से। कब की बात है? 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग से होती है? यंग हिल्टन आयोग से जो है वो की जाती है। इसके बाद जो पूछा जाता है सरकारिया आयोग, अभी के एग्जाम में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। सरकारिया आयोग ये किससे संबंधित है? तो ये केंद्र व राज्य के बीच में संबंध, केंद्र व राज्य के बीच में जो है संबंध है, उससे संबंधित है। कौन सा? सरकारिया आयोग। अभी आपका यूपी पेट में पूछा गया था और शायद पीछे कांस्टेबल के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये ध्यान रखना, केंद्र व राज्य के बीच में संबंध बनाने से संबंधित है सरकारी आयोग। यंग हिल्टन आरबीआई से। लोक लेखा समिति जिसमें आपके 15 और 7 22 सदस्य होते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना होती है किससे? शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की जाती है। नाबार्ड जो उसकी है फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगर ये पूछे कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब होती है, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है शिवरमन समिति के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजाजू चिंतालू जो है वो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। बाकी अभी वर्तमान में जितने भी आपके भारत में कौन क्या है, आज शाम तक वो क्लास हम करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और सारी चीजें देखो जो है, वर्तमान में भारत का मंत्रिमंडल कौन है, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, हरियाणा के कौन से मंत्री है उसके अंदर, तो वो आज शाम तक कर लेंगे। उसके अंदर आपके काफी सारे क्वेश्चन कवर होंगे जहां से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो हरियाणा का वित्त मंत्री पूछा गया। पहली बात अगर पूछे अभी वर्तमान में हरियाणा का, एक सेकेंड, वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में आप सभी जानते हैं वित्त मंत्री का डिपार्टमेंट यानी किसके पास है? हरियाणा के सीएम के पास है। मनोहर लाल खट्टर जो है वो वर्तमान में सीएम जो है वो वित्त मंत्री रहेंगे वर्तमान के अंदर। तो हरियाणा का पहला वित्त मंत्री जो है कौन था, वो कौन हो जाएंगे? तो ओम प्रभा जैन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है, ओम प्रभा जैन। देखो हरियाणा जब बना था ना 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को बना था, तो उस साल बजट पेश नहीं किया गया था। बजट पेश हुआ अगले साल 1967 के अंदर। और बजट पेश किसके द्वारा किया गया? ओम प्रभा जैन के द्वारा ये बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? ओम प्रभा जैन के द्वारा बजट पेश किया गया था, भारत का पहला। इसके साथ ही ये किसी भी राज्य की महिला वित्त मंत्री बनने वाली भी पहली महिला बनी है। जैसे सन्नो देवी पहली है ना जो विधानसभा स्पीकर बनने वाली, इसी तरह से ओम प्रभा जैन ये भी आपकी पहली हो जाएगी। यानी कि हरियाणा में पहली बार बजट भी पेश किया गया ओम प्रभा जैन के द्वारा। और पहली महिला जो बनी किसी भी राज्य के अंदर, पहली महिला वित्त मंत्री वो भी बनी थी ओम प्रभा जैन। संबंध अगर पूछे ओम प्रभा जैन का कहां से है, वैसे तो इनका संबंध कहां से? वाराणसी से हो जाएगा, लेकिन इनका हरियाणा से संबंध है क्योंकि इनकी शादी हरियाणा के जींद में केसी जैन जो है उनके साथ हुई थी, इसीलिए इनका संबंध हरियाणा के जींद से हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो है कहां से? कैथल से ये 4 बार विधायक रही है, हरियाणा के कैथल से 4 बार विधायक रही है ओम प्रभा जैन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर पूछे प्रथम पुरुष वित्त मंत्री कौन बने थे, प्रथम पुरुष वित्त मंत्री कौन बने थे, वो बने थे मूलचंद जैन। तो ये ध्यान रखना, ये बन जाएगा मूलचंद जैन। प्रथम महिला यानी प्रथम वित्त मंत्री बनी ओम प्रभा जैन। वर्तमान में है सीएम मनोहर लाल खट्टर। चांदराम के बारे में पूछे तो पहले डिप्टी सीएम, पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? चांदराम बने थे। 6 नंबर के वर्तमान में कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला वर्तमान में है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पनामा नहर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद एक पूछा जाता है स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात, स्वेज नहर किसके अंतर्गत आती है? ये मिस्र देश के अंतर्गत आती है। किसको जोड़ती है ये? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? तो वो जोड़ती है स्वेज नहर।
भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल, ये एग्जाम में भी पूछा गया था। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार, तो अंडमान और निकोबार इन दोनों को जो है अलग कौन करता है? तो वो 10 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों को अलग करता है। तो ये ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि किसके बीच में है? आप सभी जानते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये आपकी रहेगी पाक जल संधि। ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये PALK है। अगर इंग्लिश में देखें तो पाक जल संधि जो है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दो अक्षांश रेखाएं जो है उनके बीच की लगभग दूरी जो है वो कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाएं सबसे पहली बात अगर आपसे पूछे कौन सी होती है, तो पृथ्वी के अंदर आपकी जो इस तरह से जो आपकी बनी होती है ये अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, इनके बीच की दूरी पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर मील में पूछे तो कितनी? 69 मील जो है इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत आता है? अभी हमने जो पढ़ा था कि भारत के अंदर जो अनुसूचियां जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन से 1951 के तहत आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो जो संविधान का संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली थी? पहली बात ये हमने ली थी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। जैसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, DPSP हमने आयरलैंड से लिए हैं, उसी तरह से संशोधन करने की प्रक्रिया हमने ली है साउथ अफ्रीका से। और किस आर्टिकल में है ये? तो ऑप्शन नंबर ए 368 में हो जाएगा। भारत के संविधान में संशोधन करने का अनुच्छेद है आर्टिकल 368। अभी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये भाग कौन सा है? तो भाग हो जाएगा 20, यानी कि भाग हो जाएगा 20। ये ध्यान रखना है, संविधान का भाग 20, या इसको आप ये भी लिख सकते हो भाग 20, और आर्टिकल हो जाएगा 368 में संशोधन करने की प्रक्रिया है। इसके बाद बाकी दिए गए हैं, देखो 243, ये किससे संबंधित है? पंचायत के गठन से संबंधित है। पंचायत का गठन 243 में आपका ए से आपकी स्टार्ट हो जाती है ये पंचायत के गठन। 324 किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्शन कमीशन से संबंधित हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन से 324। और 343 किससे संबंधित है? भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है वो कौन सी? देवनागरी हो जाएगी। तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। नथुराम गोडसे को फांसी कब दी गई? नथुराम गोडसे, पूरा नाम नथुराम विनायक गोडसे, विनायक गोडसे। और आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी की हत्या की गई थी दिल्ली के बिरला हाउस के अंदर। और कब की बात है? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी दिल्ली के बिरला हाउस के अंदर। उसके बाद नथुराम गोडसे को हरियाणा के अंबाला जेल के अंदर इनको फांसी दी जाती है। तो अंबाला जेल में दी जाती है, इसका मतलब इसकी डेट काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मतलब 1948 के अंदर जो हत्या की थी, अगले साल 1949 के अंदर 15 नवंबर 1949 को फांसी दी जाती है नथुराम विनायक गोडसे को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगर पूछा जाता है एक फांसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो कि 23 मार्च 1931 किसको दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और 15 नवंबर 1949 को दी गई थी नथुराम गोडसे को, अंबाला जेल के अंदर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो वो सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना, आर्टिकल पूछा जाता है कई बार आपसे। आर्टिकल, एक तो आर्टिकल आप 17 जानते हैं किससे संबंधित है? असपृश्यता से, असपृश्यता यानी अनटचेबिलिटी से संबंधित है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। इसी के बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 18, और इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है उपाधियों का अंत। और उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? वो उपाधि आपने पढ़ा था, जैसे सर छोटू राम को उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि दी गई, राय बहादुर की उपाधि दी गई, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि जो दी जाती थी ना, इनका अंत कर दिया गया संविधान के अकॉर्डिंग। मतलब किसी को कोई किसी तरह की कोई उपाधि नहीं जाएगी, सभी आपके नागरिक है वो समान है। तो ये उपाधियों का अंत जो किसके अंदर है? आर्टिकल 18 के अंदर है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जैसे भारत के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं, ये किस में आते हैं? तो ये भी इसी आर्टिकल 18 में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी तरह की कोई उपाधि नहीं है, इसमें कोई बंदा कोई स्पेशल नहीं हो जाता, ये सिर्फ सम्मान दिए जाते हैं भारत के नागरिकों को। तो ये सिविलियन अवार्ड है, इसीलिए आर्टिकल 18 में आते हैं, और 18 में ही उपाधियों का अंत दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले कब दिया गया था? 2 जनवरी 1954 को पहली बार दिया गया था।
किस किस को, 3 पर्सन को ये दिया गया था। एक तो सी राजगोपालाचारी जो इनको दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को। इसके बाद जो दूसरे थे एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, पहले उपराष्ट्रपति। और अगले कौन थे, सीवी रमन। इन तीनों को सबसे पहले 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें से 14 को मरणोपरांत दिया गया है। 14 को मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। जब भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसमें एक पीपल का पत्ता दिया जाता है डिजाइन किया हुआ, उसमें सामने लिखा होता है भारत रत्न, पीछे की साइड सत्यमेव जयते लिखा होता है। नेक्स्ट, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को इस क्लास के अंदर ऐड किया है करंट अफेयर का। देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर पूछे सबसे पहली बार किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था, 1969 के अंदर सबसे पहली बार दिया गया था। इसके बाद रजनीकांत हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया। अमिताभ बच्चन को दिया गया 2018 के अंदर, 2019 को दिया गया रजनीकांत को, और 2022 के अंदर दिया गया आशा पारेख को। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, पहला भी पूछा जाता है 1969 के अंदर, और 2022 में दिया गया आशा पारेख को। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। अब जो लाल चेस्टनट मिट्टी है ये किस तरह की होती है? ये उदासीन प्रक्रिया की होती है। और उदासीन प्रक्रिया का मतलब आपका क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं कि मिट्टी के अंदर आपकी एसिडिटी कितनी होती है या बेस कितना होता है, क्षारीय मिट्टी है, तो मतलब जो पीएच स्केल हमारा होता है जिसमें बिल्कुल बीच के अंदर 7 जो पीएच वैल्यू होती है, इधर आपका एसिड होता है, इधर आपका बेस होता है। तो बिल्कुल जो उदासीन प्रतिक्रिया की होती है वो जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है, उसी प्रतिक्रिया की यानी उसी तरह की मिट्टी होती है लाल चेस्टनट मिट्टी, जो यमुनानगर जिले के अंदर पाई जाती है। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इस मिट्टी के अंदर। इसके बाद अगर पूछा जाए हरियाणा के अंदर, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में बांटा गया। यानी डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो वो राइट आंसर। दलदली मिट्टी पूछी जाती है तो वो कहाँ पे? सिरसा के अंदर पाई जाती है। और मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोला जाता है मिट्टी के अध्ययन को। नेक्स्ट, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था? किसने? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी। एकमात्र जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अंदर भाग लेने वाले थे महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, पहले, दूसरे और तीसरे में। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। जब पहला गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये कहां पर हुआ था? लंदन के अंदर। और इसमें क्या था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इसके अंदर, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने तो तीनों में भाग लिया था। सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी 1931 के अंदर। और कब हुई थी? सितंबर के अंदर। और इसमें किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं इसके बीच में एक समझौता हुआ था जिसको क्या बोला जाता है? जिसको गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। कौन सा? गांधी इरविन समझौता, जो कि कब हुआ था? मार्च 1931 के अंदर। तो इसके अंदर महात्मा गांधी को यहां पर समझाया गया था। और उसके बाद महात्मा गांधी ने जो सितंबर के अंदर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद बारी आती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कब हुआ था? 1932 के अंदर, नवंबर 1932। और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। अब यहां पर एक चीज और देख लेना, जो महात्मा गांधी जो है इनकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? राजघाट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के अंदर होगा। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन है इनकी समाधि स्थल का नाम, और ये कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और डॉक्टर अंबेडकर, इनकी जो समाधि स्थल है इनका नाम है चैत्य भूमि, और ये कहां पर है? मुंबई के अंदर रहेगी चैत्य भूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल। नेक्स्ट, मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो आप सभी जानते हैं हमारी नसों के अंदर, हमारी वेन जो होती है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर वो जम गया तो उसका मतलब डेथ होनी तय है। और इसका यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? देखो, एक तो फिब्रिनोजन जो है यानी फिब्रिनोजन, इसमें नाम देखोगे ना फाइबर लिखा हुआ है। फाइबर आपके इस तरह से बने होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? पहली बात, फाइबर जैसे हमारे कहीं पर चोट लगी तो इस तरह की एक जाली सी बना देता है जहां पर हमारे लगती है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? फिब्रिनोजन। यानी कि इसका काम जो है वो क्या होता है? ब्लड का थक्का जमाना। थक्का जमाना मतलब जो आप देखते हो लगती है चोट, उसके बाद एक थक्का सा जम जाता है ताकि ज्यादा ब्लड बाहर ना निकले। तो फिब्रिनोजन, इसका काम होता है ब्लड का थक्का जमाना, ये काम होता है इसका। और ये कौन रिलीज करता है इसको? फिब्रिनोजन एक तरह का प्रोटीन होता है, और इसको कौन? लीवर इसको जो है वो बनाता है। ठीक है।
उसके बाद बारी आती है हिपेरिन। हिपेरिन इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हिपेरिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। इसको भी कौन रिलीज करता है, लीवर इसको रिलीज करता है, और ये हमारे ब्लड के अंदर होता है ताकि हमारे जो अंदर जो वेन नसों के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो वहां पर जमे ना, उसका थक्का ना बने। तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हिपेरिन राइट आंसर। फिब्रिनोजन का काम है थक्का जमाना, हिपेरिन का काम है थक्का ना जमाना ब्लड हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो वो राइट आंसर रहेगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग जो है वो होता है। ओंकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी आपका हो जाएगा कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैंसर बोला जाता है ओंकोलॉजी। और इसके साथ ही कैंसर डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है, कैंसर डे का मतलब कैंसर जागरूकता दिवस, कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, पक्षियों का अध्ययन आपका कौन सा, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन इसको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी बोला जाता है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली जो महिला बनी वो बनी सरोजनी नायडू। ये किसकी राज्यपाल बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। उस समय आपका संयुक्त उत्तर प्रदेश था तो उसकी ये राज्यपाल बनी थी। उसके बाद एक चीज और, पहली भारतीय महिला, एक चीज और यहां पर कर लेना, पहली भारतीय महिला जिसने क्या किया था, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अध्यक्ष, वो कौन बनी थी, वो बनी थी सरोजनी नायडू। सेम यही सरोजनी नायडू बनी थी। और कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 का, उसमें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ये थी पहली भारतीय महिला। अगर आपसे पूछे पहली महिला 1917 के अंदर बनी थी, और 1917 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसके अंदर भाग लेने वाली पहली महिला जो थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट, है ना। 1916 में हम पढ़ते हैं किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार, वो एक पुरुष थे ना कि महिला थी। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1917 में पहली बार महिला आई थी जो की थी एनी बेसेंट। ठीक है, सुचेता कृपलानी, हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित सुचेता कृपलानी। और इसके बाद ये कहा कि ये किसी भी राज्य की पहली सीएम, महिला सीएम बनने वाली जो बनी कौन है, सुचेता कृपलानी। 1963 से 67 तक ये 1963 से 67 तक ये सीएम रही थी उत्तर प्रदेश की। हरियाणा के अंबाला से इनका संबंध है। और किसी भी राज्य की महिला जो मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी सुचेता कृपलानी। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। यहां पर देखो, एक तो पूछा जाता है तेल का एक बैरल, एक पूछा जाता है 1 गैलन, ये किसके बराबर है, कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। बाकी पीछे की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो राइट आंसर हम कर ही चुके हैं इस क्लास में। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्लास कैसी लगी उसके बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, पीछे की क्लास जरूर देख लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपके कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, उन सभी एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीटी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।